हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं थ्री डायमेंशन में। नॉर्मल वेक्टर में हमारे पास में क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तीन यूनिट वेक्टर होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। एक दूसरे से इनका कोई रिश्ता नहीं होता है और इनके साथ में कुछ कुछ मैग्नीट्यूड अटैच होते हैं। तो तीन तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यू एक्स यू वाई यू जेड मान लीजिए, और ए एक्स ए वाई ए जेड इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। इन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक हमारे पास थ्री डायमेंशनल नॉर्मल ऑर्डिनरी वेक्टर क्रिएट हो जाता है। ये रही बात हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर की। हमारे पास में ए एक्स ए वाई ए जेड का कोई भी सेट अपन लेंगे तो जैसे जैसे इस सेट के अंदर अपन ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, हमें अपना वेक्टर जो है वो नया वेक्टर न्यू सिस्टम के लिए मिलता जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जैसे जैसे नया सेट लेंगे न्यू सिस्टम के लिए हमें वो वेक्टर मिलता जाएगा। ठीक है, अब ये वेक्टर की प्रॉपर्टी हुई। all these property carry over the into the description of a quantum mechanical state। क्वांटम मैकेनिकल स्टेट के अंदर भी यही सारी प्रॉपर्टीज आती है, इसलिए दैट इज व्हाई वी ऑफन से दैट अ स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट वेक्टर। इसलिए हम कहेंगे वेक्टर्स के साथ में काफी फेमिलियरिटी होने की वजह से वी विल से कि क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को हम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के जैसी प्रॉपर्टीज है लेकिन कुछ डिफरेंस रहेगा। वो क्या डिफरेंस रहेगा वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी वेक्टर एंड क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर्स आर दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पास आएगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी वेक्टर एंड अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर्स। सो दो डिफरेंस है इनके अंदर। फर्स्ट, the number of basis states depends on the representation and may be finite or infinite। इसका क्या मतलब है, नॉर्मल वेक्टर के अंदर हमारे पास में आई जे के को लिखने का एक ही तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई वेक्टर लिखना चाहती हूँ आर वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस आई कैप को लिखने का एक ही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर में जब अपन लिखते हैं तो इस आई कैप को आप दो तरह से लिख सकते हैं, कैट में भी लिख सकते हैं और ब्रा में भी लिख सकते हैं, और दोनों में उसका मतलब अलग अलग होगा। मतलब आई को इस तरह से भी लिखा जा सकता है और आई को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो एक तो हमारे पास फर्क पड़ गया कि रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर के लिए अगर अपन यूज करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन पे जो वेक्टर होता है, ये क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि वो कैट के फॉर्म में एक्सपांड किया हुआ है या ब्रा के फॉर्म में एक्सपांड किया हुआ है, दोनों अलग अलग चीजों को बताएंगे, दोनों अलग अलग स्टेट को बताएंगे। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कैट तो इनिशियल स्टेट में सिस्टम को बता रहा था और ब्रा क्या बता रहा था, फाइनल स्टेट में बता रहा था। सो रिप्रेजेंटेशन से पूरा स्टेट चेंज हो जाता है, जबकि वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड चीज इज कि हमारे पास में यहाँ पर आई जे और के, ये मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, तीन हो सकता है। जबकि क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर में ये नंबर फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था A1 के साथ में U1 आ रहा था, और फिर हमारे पास में U2 भी आ रहा था, फिर हमारे पास में U3 भी आ रहा था, फिर U4 U5 U6 कितने सारे आ रहे थे और वो इन्फिनिटी तक भी जा सकते थे। करेक्ट। तो और ये जो U1 है और ये जो U2 है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आई कैप और जे कैप होता है। और U3 भी इंडिपेंडेंट है। सो एक तो रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर, जबकि ऑर्डिनरी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर में हमारे पास केवल लिमिटेड नंबर होता है, यहाँ पे हमारे पास जो ये जो U1 U2 U3 है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिस स्टेट्स। ये बेसिस स्टेट्स है। तो बेसिस स्टेट्स की जो संख्या है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब वापस हमारे पॉइंट पे चलते हैं। सो पहला डिफरेंस पढ़ो, द नंबर ऑफ बेसिस स्टेट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारे पास में, द नंबर ऑफ बेसिस स्टेट्स, जो U1 U2 U3 की बात कर रही थी मैं, ये डिपेंड्स, एक तो हमारे पास में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि ब्रा है या केट है। मे बी फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नॉर्मल वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ऑल्सो द बेसिस स्टेट्स कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, यानी कि उनको ऐड करने के लिए हमें समेशन का यूज भी करना पड़ सकता है या फिर इंटीग्रेशन का यूज भी करना पड़ सकता है।
सेकेंड डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस, द एक्सपांशन कोफिशिएंट। ये जो U1 U2 U3 की बात अपन ने करी थी, इनके आगे A1 A2 A3 कुछ कोफिशिएंट लगे हुए थे, करेक्ट। तो ये जो कोफिशिएंट होंगे ये क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये सेकेंड डिफरेंस है। सो मैथमेटिकली दीज प्रॉपर्टीज डिफाइन अ हिल्बर्ट स्पेस। ये प्रॉपर्टीज जिन वेक्टर्स में या जिन स्टेट वेक्टर्स में होती है उस स्पेस को क्या कहते हैं अपन, हिल्बर्ट स्पेस। एंड अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इज अ वेक्टर इन दैट स्पेस। और जो हमारा वेक्टर अब हमें मिला है क्वांटम मैकेनिकल का, ये कौन से स्पेस में कहलाएगा वेक्टर, हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर कहलाएगा। सो हिल्बर्ट स्पेस का जो वेक्टर होगा वो हमारा क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास एग्जाम में। अगर आता है कि व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस, तो आप क्या लिखेंगे, हिल्बर्ट स्पेस वो स्पेस होता है जिसमें फॉलोइंग दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और फिर ये दोनों प्रॉपर्टीज लिख देना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी वेक्टर एंड क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर, तो भी आपको यही लिखना है। तो यहां से बस ये एक पैराग्राफ आपका काम का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे चलो पढ़ते हैं। दिस ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन ऑफ विच इज द अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, नॉट वेरी यूजफुल। फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वी मे रिक्वायर अ वेरी एक्सटेंसिव हिल्बर्ट स्पेस, नॉट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बोल दूंगी। फॉर इंस्टेंस इफ यू विश टू डिस्क्राइब, ओ हाँ, एक एग्जाम्पल समझो यहाँ पे। जैसे मान लो हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उस इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन और उसका स्पिन, हमें उसके बारे में, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है। सो ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होने की वजह से अगर इसके पोजीशन के मान लीजिए 3 वैल्यूज है और स्पिन तो अप या डाउन हो सकता है, तो ये अप है या डाउन है, तो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट कब कही जाएगी, जब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब इस पोजिशन के साथ में अप और डाउन दो कॉम्बिनेशन, इसके साथ में अप और डाउन दो कॉम्बिनेशन, इसके साथ में अप और डाउन दो कॉम्बिनेशन, 6 टर्म्स मिलेगी आपको। इन 6 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, फिर जो आपको एक वेक्टर मिलेगा उसे आप पूरा क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर कहोगे, क्योंकि उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन है। अब मैं पढ़ती हूँ, अब आपको समझ में आएगा। इफ वी विश टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द बेसिस स्टेट मस्ट स्पान ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशन एंड स्पिन ओरिएंटेशन। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए पोजिशन और स्पिन के। However, in many physical problems, we may be interested only in a limited number of जाने दो, इलेक्ट्रॉन से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला पैराग्राफ में देख लेती हूँ कि काम का है कि नहीं है। A representation is always associated with the physical observable of the system and consists of a complete, okay हाँ important है, चलो पढ़ लेते हैं। Representation is always associated with the physical observable of the system and consists of a complete set of basis states. रिप्रेजेंटेशन जो होगा क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर का, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या आएगा आपके पास में, बेसिस स्टेट्स का कंप्लीट सेट आएगा। जैसे कि U1 और U2 और U3 एंड ऐसे करके U1 तक हमारे पास में क्या है, ये मैंने पहले भी बोल दिया, इनको क्या बोलेंगे अपन, बेसिस स्टेट्स। इन सब का क्या बनाना है, कंप्लीट सेट बनाना है। वो कंप्लीट सेट किस में आएगा, रिप्रेजेंटेशन में आएगा, ठीक है। सो अ कंप्लीट सेट, अब ये कंप्लीट सेट क्या है, कंप्लीट सेट इज अ सेट of linearly independent vector which is U1 U2 U3 such that any arbitrary vector in that space can be expanded in terms of the vectors of the set. ये सब के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सपांड किया जा सके किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर को, तो वो आपका क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर हो जाएगा। हेंस any quantum mechanical state of the system can be expressed as a linear combination of the basis state. इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन ही फाइनली हमारा क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट होता है, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा आपको कोई क्वेश्चन पूछे 1 मार्क का कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर, तो आप बोलेंगे अ वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन हिल्बर्ट स्पेस एंड कैरी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। जो दो प्रॉपर्टीज थी उसे हम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर कहेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताएगा। मतलब एक एग्जाम्पल है जो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, इसको हमें नहीं पढ़ना है, आई एम जस्ट लीविंग इट बिकॉज ये आपके उसमें नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। पोलराइजेशन से समझाया गया है। हमारा नेक्स्ट मतलब इस टॉपिक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है यहाँ से। हेडिंग क्या थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स। तो किसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब तक हमने थ्योरी में पढ़ा,
अब मैथमेटिकली बताएंगे। जो चीज मैंने अभी तक आपको थ्योरी में बताई वो सारी चीजें अब अपन मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तो आपको नोट्स बताते टाइम पे वो जो मैंने पैराग्राफ बनाया था उसमें एक हिल्बर्ट स्पेस के बारे में लिख लेना है, दो प्रॉपर्टीज आपको लिख लेनी है। उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, लेट्स नाउ डिस्कस, रिटर्न की जगह हटा देना, लेट्स नाउ डिस्कस एन आर्बिट्रेरी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ए। हमारे पास कोई स्टेट क्वांटम मैकेनिक, और ये क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर है। अगर ये क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर है तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो अभी मैंने थ्योरी में आपको बताई थी, दो प्रॉपर्टीज। तो हम क्या करेंगे, हम इस ए को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे बेसिस स्टेट्स। तो हमारा बेसिस स्टेट्स होगा, और कितने बेसिस स्टेट्स ले रहे हैं अपन, एन। तो U1 U2 से लेके कितना आ गया, UN। और हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सबको ऐड हो गया। यही चीज मैंने आपको थ्योरी में बताई थी, वही किया है। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय एन एक्सपांशन इन अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, UI UJ जो है वो डेल्टा IJ के इक्वल आना चाहिए। अगर I और J इक्वल है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और I और J इक्वल नहीं है तो ऑर्थोगोनल कंडीशन, और दोनों कंबाइन कर देते हैं तो वो ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। ऑफ अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दैट इज assumed टू हैव n डिस्क्रीट बेसिस स्टेट्स। तो आपको ये 2.11a वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। By our definition of the probability amplitude of finding the state A in the basis state UI is, अब ये देखो, ये हमारा एक स्टेट है, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है। तो याद करो जब मैंने कहा था कि इनिशियल जो स्टेट है, मान लीजिए स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में सेटअप के अंदर एंटर होने से पहले हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अप्स में है या डाउन में है। तो हमने क्या किया था, ए के साथ में अप को लिख दिया था और बी के साथ में हमने डाउन को लिख दिया था, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे अप और डाउन दोनों हो सकता है, तो मिक्सचर लिख देते हैं सबका। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो ये आर्बिट्रेरी स्टेट वेक्टर लिखा है, राइट साइड में जिस जिस स्टेट में ये हो सकता था वो सारे स्टेट का आपने मिक्सचर बना दिया। तो ये मिक्सचर अपन ने यहाँ पर बना दिया है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये सब में एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ये इनिशियल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था वो या तो अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, बस हमें पता नहीं है कि वो अप है या डाउन है, इसलिए अप और डाउन का मिक्सचर बना के लिख दिया है। लेकिन होगा तो वो या तो अप या तो डाउन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टेट ए, यानी जब आपका ये स्टेट ए इनमें से, इन एन में से किसी पर्टिकुलर बेसिस स्टेट में हो UI में, तो उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो अगर फाई है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो प्रीवियस लेक्चर जाना देखना, उसमें हमने फाई को लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, एक्स और एस। ये यहाँ पर हमने कहा था इनिशियली वो पार्टिकल यहाँ पे एस में था और फाइनली वो पार्टिकल किस में आ गया, एक्स पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे होती है इनिशियल, तो हम पहले ही कह रहे हैं इनिशियली वो ए में है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो U1 में है या U2 में या U3 में, U1, तो हमने सबका कॉम्बिनेशन लिख दिया। लेकिन फाइनली हमें साफ साफ कहा जा रहा है कि वो UI में है, तो फाइनल में क्या आएगा, UI आएगा। तो ये जब मिलता है तो इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। नाउ हमारे पास फाई आई का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस फाई आई का एक्सप्रेशन जो है, ये वैल्यू अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हमें ए आई मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बता देती हूँ। तो फाई आई जो है हमारे पास में, देखो फाई आई की वैल्यू है, फाई आई हमारे पास में आया है UI और A, ठीक है। और अभी अभी हमें कहा गया है कि जो A है वो है A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस कहीं पे आएगा AI UI प्लस लास्ट में आएगा AN UN। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब ये ए की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करनी है, तो फाई आई कितना आ जाएगा, फाई आई में शुरुआत में ये वाला टर्म तो मैं एज इट इज लिख दे रही हूँ UI, और अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस पूरे टर्म से। जब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोचिए कि फर्स्ट ये जब UI U1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कंडीशन देखिए, UI और UJ, इसकी वैल्यू डेल्टा IJ के बराबर है, यानी जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो I अभी 1 के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली I जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या मिलेगा, 0। I जब n से मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या मिलेगा, 0। लेकिन I जब I से मल्टीप्लाई होगा तब हमें क्या मिलेगा, UI, और ये वाला पूरा टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे AI, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा UI। AI बाहर आ जाएगा,
और यूआई से मल्टीप्लाई होके कितना बना देगा, 1 बना देगा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। सो आंसर कितना आ रहा है, फाई आई की वैल्यू कितनी आ गई, ए आई के बराबर आ गई, और यही आपके पास लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2.12 में। ठीक है, ये हमें ए आई मिल गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये ए आई मिला है, यानी कि इसकी वैल्यू A1 भी हो सकती है U1 के लिए, A2 हो सकती है, जो भी है, इसका मतलब UI और A, ये चीज आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि A1 A2 A3 क्या है, कांस्टेंट्स है। तो ये एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट को आप किसी वेक्टर के पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी हम आगे यूज करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपन यहाँ पे। 2.11 को हम कैसे लिख सकते हैं। 2.11 हमारा था क्या, हमारा 2.11 था, ए जो था वो हमारे पास में था A1 प्लस A1 U1 A2 U2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने अभी अभी देखा कि फाई आई जो था वो हमारे पास मिला था UI और A, और इसकी वैल्यू आई थी AI। तो मैं A1 A2 निकाल लेती हूँ, करेक्ट, यहाँ से। तो यहाँ से A1 निकालेंगे तो ए वाले फॉर्मूले में क्या रखना पड़ेगा, U1 और A। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, A1। सिमिलरली A2 क्या आ जाएगा, U2 और A आ जाएगा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में A आ जाएगा, राइट हैंड साइड में मैं A1 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, A1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो वो आ जाएगा U1 और A, और साथ में हमारे पास में कितना आ जाएगा, A1 तो मैंने रख दिया, अब क्या रखना है मुझे, U1। ठीक है, ये मैंने U1 रख दिया, प्लस अब A2 की जगह रखना है, A2 की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख रही हूँ, क्या रखना है, U2 A, और साथ में हमारे पास में क्या है यहाँ पे, U2। ठीक है, अब आप देखिए ए को, ये यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट टर्म हमें मिला है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो सेकंड टर्म हमें मिला है वो यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली एन के लिए ये मिल जाएगा। तो समेशन करेंगे इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज है, समेशन में आपके पास U1 है, U2 है, U1 है, तो यहाँ आ जाएगा UI, बीच में यहाँ A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो A आ जाएगा। फिर आपके पास में U1 U2 UN है, तो वापस UI आ जाएगा। और इवन मोर कॉम्पैक्टली अगर हम UI की जगह I यूज करें, यानी ये वाला I यूज करते हैं UI की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं ये वाला टर्म एक बार वापस लिख देती हूँ ना। क्या मिला था हमें, हमें मिला था ये A हमें मिला है समेशन UI A UI, ये मिला है हमें। हम कह रहे हैं कि जो UI है उसको सिंपली I लिख दो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, समेशन, इस UI की जगह I आ जाएगा, है ना, I, और यहाँ पे A, और यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि शायद मैंने कुछ स्किप कर दिया क्या, यस मैंने स्किप कर दिया, UI A प्रोडक्ट में था, मैंने गलत लिख दिया ना, मैंने गलत लिख दिया, यही नोटेशन की प्रॉब्लम है। मैं वापस लिख देती हूँ, इसके लिए बेटर मैं यही जगह कर लूँ, रुक जाओ, क्योंकि मेरे को खुद को याद नहीं रहता, एक मिनट। ओके, हम यहाँ तक आ गए थे ना, यहाँ से ये कैसे आया बता देती हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले इसको लिख रही हूँ, इसमें समेशन आ जाएगा, इस UI की जगह सिंपल I रखना है, और उसके बाद में A है, फिर ये क्लोज है, फिर वापस शुरू हो रहा है I, ये आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब अपन ने फाई आई की वैल्यू निकाली थी, फाई आई की वैल्यू हमारे पास में थी UI और A, और उसका आंसर आ रहा था AI। इसका मतलब ये जो चीज होती है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास में अब I लिखना चाहूँ अगर मैं यहाँ पे, तो I के साथ में A आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारे पास में एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को किसी वेक्टर के पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, समेशन, मैं इस I को पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये I मैंने पहले लिख लिया, और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक कांस्टेंट है, तो इसको अपन बाद में लिख लेते हैं I और A, और ये आपके पास इक्वेशन 2.11 भी हो जाएगी। सो इस तरह से भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट वेक्टर को लिखा जा सकता है। दैट्स ऑल, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। तो इस टॉपिक में जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारी बता दी आपको। आपको यहीं तक करना है, इसके आगे नहीं करना। थैंक यू।